Good morning, students. Today we will study business and introduction. Every human being remains busy in doing some activities or other. Like some people are busy in producing things, some people are busy in buying and selling, some people are busy in the profession of law, some people are busy in treating patients, some people are busy serving in factories, some people are busy in serving government offices. आई मीन टू से कि जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, वो सभी कुछ न कुछ काम करते हैं. ठीक है. कुछ लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, कुछ लोग खरीदने और बेचने का काम करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन ऑफ लॉ जैसे डॉक्टर है, वकील है, सीए हैं, वो प्रोफेशनल ऑफ लॉ का काम करते हैं. कुछ लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं जैसे डॉक्टर. कुछ लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं और कुछ लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं जैसे बाबू हैं, पियून हैं, एक्सेट्रा. ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द ह्यूमन बीइंग कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. मनुष्य के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. डेफिनेशन आगे बताएंगे, पहले इसको समझिए. इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिलेटेड टू मनी. वट एवर द वर्क इज डन बाय द पीपल टू अर्न मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. लोगों के द्वारा जो भी काम किया जाता है धन कमाने के लिए, यानी जो मनी से रिलेट काम किया जाता है, पैसा कमाने के लिए काम किया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इसमें हम पैसा कमाते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट रिलेटेड टू मनी. ये मनी से रिलेट नहीं करता है. ठीक है. तो फिर ये क्यों किया जाता है भाई? जब हम काम करते हैं वो पैसे के लिए नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं? इट इज परफॉर्म आउट ऑफ लव. ये प्यार से, सेंटिमेंट्स एंड पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति. जैसे आपके घर में मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं तो क्या है? वो आपके लिए प्यार है. मम्मी आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराती हैं, बहुत सारी पढ़ाती भी हैं, कपड़े भी दिलवाती हैं, मिठाइयाँ भी दिलवाती हैं, आपकी फीस भी देती हैं, आपको घूमने के लिए भी भेजती हैं, पॉकेट मनी भी देती हैं. वो सारी चीज़ें जो हैं वो चाहे लव कह लीजिए, सेंटीमेंट कह लीजिए, ये सारी चीज़ें आती हैं. यानी नॉन एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू मनी. यानी ये जो काम है वो धन कमाने के लिए किया नहीं जाता है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है. अब आपके मन में प्रश्न ये आया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक में भी आ सकता है, नॉन इकोनॉमिक में भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अ टीचर टीचेस टू हिज ओन सन. A teacher teaches to his own son, but he will not take money for that service. That's why it will be called non-economic activity. एक अध्यापक अपने बच्चे को, अपने स्वयं के बच्चे को अगर वो घर पे पढ़ाता है तो वो बदले में फीस नहीं लेता है, वो पैसा नहीं लेता है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन वही टीचर अपने ट्यूशन सेंटर पर, ठीक है, जाकर के ट्यूशन दूसरे बच्चों को पढ़ाता है तो उससे फीस लेता है, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इज इट क्लियर? क्योंकि वो पैसा लेने के लिए किया गया है. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. घर में मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, ठीक है, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन वही मम्मी अगर टिफिन सर्विस के काम में लगी हुई हैं, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में टिफिन सप्लाई करती हैं, तो वो जो खाना बना करके टिफिन भेज रही हैं उसके लिए वो पैसा लेंगे, इसलिए वो कैसा है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू मनी. ठीक है. इन इकोनॉमिक एक्टिविटी वी अर्न मनी. इज इट क्लियर? तो आपको ये उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है. आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज डन फॉर अर्निंग मनी. अभी जैसे मैंने पहले बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स. जब हम माल खरीदते हैं क्या करने के लिए? बेचने के लिए. तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हमने माल बेचा है पैसा कमाने के लिए. वर्किंग इन अ फैक्ट्री. हम फैक्ट्री में काम करते हैं क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए. आई एम वर्किंग इन बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल. क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए. ठीक है. तो ये सारी चीजें, जो सारी एक्टिविटीज जो धन कमाने के लिए किए जाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज.
अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, समझ तो आप गए होंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज नॉट डन फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो धन कमाने के लिए नहीं की जाती। अब क्वेश्चन ये अराइज आता है, जो हम धन कमाना ही नहीं चाहते, पैसा कमाने, तो काम ही क्यों करें? तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लोग करते हैं। कैसे? इट इज परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट, पैट्रियोटिज्म। इसके लिए करते हैं हम लोग, प्यार के लिए, सिंपैथी, सेंटीमेंट और पैट्रियोटिज्म। आजकल देखिए आपके देश में कोरोना फैला हुआ है, बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और गरीबों में बांटते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य धन कमाना है? नहीं, ये भी एक देशभक्ति है, ये भी एक सेंटीमेंट है, ये भी एक सिंपैथी है गरीबों के प्रति। तो ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर ये कोरोना खत्म हो जाए और बाद में वही लोग खाना बना करके अपने दुकान पर रख करके बेचें और पैसा कमाएं, उसके बदले पैसा लें, तो ये क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप समझ गए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से हैं 3 पार्ट्स? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आपके मन में प्रश्न ये उठाएगा, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मीन्स प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड बिजनेस। प्रोड्यूसिंग यानी माल को बनाना, तैयार करना, मैन्युफैक्चर करना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीदना और बेचना। आप देखते हैं आपके मोहल्ले पड़ोस में दुकानदार होता है, वो क्या करता है, टूथपेस्ट है, पेप्सी, वो खरीद लेके आता है और फिर उसको बेचता है। क्या कमाने के लिए? ठीक है, पैसा कमाने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है? जैसे मैं आपको स्कूल में पढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये भी बिजनेस है, क्योंकि बदले में हम पैसा ले रहे हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमें पैसा। टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड बिजनेस। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया, ये आर्थिक क्रिया तो है, लेकिन इसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता। क्यों? वो अभी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सामान को खरीदना और बेचना, सस्ते में खरीदना और फिर बेचना, बीच का जो मार्जिन है दैट इज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट है। लेकिन याद रखना ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, इज कॉल्ड बिजनेस। तो क्या हुआ? प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड बिजनेस। अब यहां कुछ मेन बातें हैं। रेगुलर बेसिस, सपोज करिए आपके पास एक कार है, इज इट क्लियर, और पुरानी कार थी, आपने उसको बेच दिया, ठीक है, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तो आपने कभी कभार 2, 4, 6 साल में कहीं एक बार आपको कार पुरानी होगी तो बेच दिया। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो ये नहीं कहलाएगा। लेकिन आपके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, अब उनका काम ही यही है कि पुरानी कार खरीदना और बेचना, तो उनके लिए बिजनेस कहलाएगा। ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आ गई होगी बात। अगला है प्रोफेशन। दोज एक्टिविटीज which require special knowledge and skill to be applied by an individual in his occupation is called profession। वो एक्टिविटी जो जिसके लिए स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है एंड स्किल की आवश्यकता पड़ती है, और जो अपने वो इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन में अपनाता है, उसको कहते हैं प्रोफेशन। जैसे एक डॉक्टर क्या है, आपने एमएससी कर लिया, आप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे, लेकिन आपने अगर उसके लिए बीएएमएस है या एमबीबीएस है, ठीक है, आपने कोई कोर्स किया है, स्पेशल कोर्स आपने जो है एग्जाम क्रैक किया है, उसके बाद ही, यानी स्पेशल नॉलेज ग्रहण करने के बाद ही, और स्किल टू बी अप्लाइड, आप अपना पर्सनल स्किल, अपनी पर्सनल योग्यता अपने व्यवसाय में लगाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोफेशन। कभी कभी आपके मन में यह भी प्रश्न आया होगा कि प्रोफेशनल्स किसे कहते हैं? प्रोफेशन तो समझ गए कि दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल to be applied by an individual in his own occupation में व्यवसाय is called profession। ठीक है, यानी जिसमें विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, जो एक इंडिविजुअल के द्वारा अपने व्यवसाय में लगाया जाता है, उसको कहते हैं प्रोफेशन। लेकिन प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं? पीपल हु आर इंगेज्ड इन प्रोफेशन इज कॉल्ड प्रोफेशनल्स। जो लोग उस व्यवसाय में लगे होते हैं, जैसे डॉक्टरी के व्यवसाय में, मान लो मिस्टर राम एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टरी के व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो वो कहलाएंगे प्रोफेशनल। मिस्टर सुरेश एक सीए हैं, सीए के काम में लगे हुए हैं, तो वो एक प्रोफेशनल कहलाएंगे। लाइक अ डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, सीए एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एंड व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? समस्या ये भी आई होगी आपके मन में कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स। इंडिविजुअल वर्क्स मतलब एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। एक्टिविटीज इन विच
एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अदर्स का मतलब एम्प्लॉयर, एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स, ऐसा काम जिसमें एक व्यक्ति काम करता है किसी दूसरे के लिए, दूसरा कौन, एम्प्लॉयर यानी मालिक के लिए, एंड गेट रेम्यूनरेशन, और जो उसके बदले में पारिश्रमिक लेता है, इन रिटर्न इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. इज इट क्लियर? अब जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यहां पर यह भी आता है कि एम्प्लॉय किसे कहते हैं. पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर द पीपल हु वर्क फॉर द अदर्स इज कॉल्ड एम्प्लॉय. वो लोग जो दूसरे के लिए काम करते हैं वो एम्प्लॉय कहलाते हैं. अब आया इसमें एक शब्द आता है एम्प्लॉयर. पर्सन हु हायर्स आर एंगेज देम टू वर्क फॉर देम इज कॉल्ड एम्प्लॉयर. ठीक है, पर्सन हु हायर्स, वो व्यक्ति जो लोगों को हायर करता है, क्या करने के लिए, काम करवाने के लिए, ठीक है, या काम करने के लिए हायर करता है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर. ठीक है, इसमें एक शब्द आता है रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक किसे कहते हैं, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है. वेजेस, सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर देयर सर्विसेज इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन. वेजेस, सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी जो भी मजदूरी या सैलरी एम्प्लॉयर के द्वारा यानी मालिक के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है उनके सर्विसेज के लिए, वो कहलाता है रेम्यूनरेशन. फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग इन बैंक कंपनीज एज अ क्लर्क और एज अ पियन इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन. इज इट क्लियर? प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट मींस बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है. ऑल दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज डन टू अर्न मनी, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो अब इसका डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं. बिजनेस इज इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज means the exchange of goods and services with the purpose of earning money. It is therefore essential to see that any activity performed by an individual should be economic in nature in order to be called business. For example, the purchase and sale of goods. Second है exchange of goods and services. For business, the exchange of goods or services is essential. It means that if an individual purchases a things or services for his personal purpose, this activity will not be considered as business. If a businessman purchases goods for resale, then it will be called business. Otherwise, it will not be considered business. And third one, regularity in dealing. Regularity in dealing. In reality, business is that economic activity which is done on regularly. For example, purchase, sale should be regularly done. But if the activity is not regular but intermittent, it does not come under business. If you are doing business off and on, not at regular basis, then it will not be considered business. Suppose you sold your old books once in a year, it will not be considered a business. सपोज करिए कि आपने एक पुरानी कार अपनी बेच दी, और पुरानी कार बेच दी है तो ये आपका बिजनेस नहीं है. आपने कहीं 2-4 साल में 5 साल में एक बार कार बेची है, तो रेगुलर बेसिस पे नहीं, इसलिए इसको नहीं कहा जाएगा व्यवसाय. लेकिन आपके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं और उनका काम ही है पुरानी कार खरीदना और बेचना, तो कंसीडर किया जाएगा इसको. यानी जो कुछ भी काम है वो रेगुलरिटी पे होना चाहिए. आप अपनी पुरानी पिछली क्लास की किताब किसी बच्चे को दे देते हैं, बेच देते हैं, तो ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये थ्रू आउट आप द ईयर नहीं करते हैं, आपका रेगुलर काम नहीं है. एंड नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव, यानी आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, द पर्पस ऑफ बिजनेस शुड बी profit motive. If you are doing business only to serve the nation or to serve the society, it will not be considered business. जैसे आजकल सपोज करिए कोरोना है और लोग खाना बना बना करके लोग पब्लिक में बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, तो ये बिजनेस नहीं है. लेकिन अगर वही अपनी दुकान पर रख करके वो बेचते हो, पैसा कमाते, तो उसको कहा जाता है, यानी प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. अगला है एलिमेंट ऑफ रिस्क. आप जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय हम करते हैं उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं.
ठीक है, कि माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिकेगा तो कब बिकेगा, ये सारी चीजें, बहुत सारे रिस्क होते हैं, कहीं माल खराब ना हो जाए, जिस कीमत पर सोचा था उस पर बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो देर आर सो मेनी रिस्क इन बिजनेस। तो अगर व्यवसाय में रिस्क है तब तो इसको बिजनेस कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें रिस्क है ही नहीं तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अगला पॉइंट है, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज इनहेंस्ड। अगर आप चाहते हैं कि समाज के लिए जो सामान है उसको और उपयोगी बनाया जाए तो उसकी यूटिलिटी को आप बढ़ाना पड़ेगा। बाय द एफर्ट्स ऑफ बिजनेसमैन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन वेरियस वेज। आप यूटिलिटी टाइम के आधार पर क्रिएट कर सकते हैं, आप प्लेस के आधार पर कर सकते हैं, आप ऑनर के हिसाब से। अब टाइम की यूटिलिटी कैसे हो सकती है? टाइम यूटिलिटी ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने स्वेटर बनाया, अब स्वेटर बनाया आपने गर्मियों में तो कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन अगर आप सर्दियों तक उसको रखें तो सर्दियों में वही स्वेटर जो आज 10 रुपए भी कोई देने के लिए नहीं तैयार था, हजारों रुपए में लोग खरीद लेंगे। तो ये क्या है? टाइम यूटिलिटी है। प्लेस यूटिलिटी, आपने स्वेटर बनाया गर्मियों में, यहां पलवल में आप रहते हैं और गर्मियों में आपने बनाया, लेकिन आप जानते हैं कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वही आप ठंडे इलाके में हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, जम्मू कश्मीर में चले जाइए, लेह लद्दाख में चले जाइए, तो वही बिक जाएगा। तो ये कैसी यूटिलिटी है? प्लेस। अगला है ऑनर यूटिलिटी। देखिए, जो दुकानदार है वो किताबें बेचता है बिजनेस स्टडी की, उसके लिए उस किताबों का कोई विशेष महत्व नहीं है, उसके लिए कोई ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, वो तो अनपढ़ आदमी है या बहुत कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वही किताब अगर वो आपको दे देता है, आप उससे खरीद लेते हैं, यानी ट्रांसफर हो जाता है ऑनरशिप का, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, वो तो आपके लिए क्या है? आपका करियर का सवाल है, यानी आपके लिए यूटिलिटी बहुत ज्यादा उसकी हो जाती है। तो ये किसके कारण हुआ? पहले उन किताबों का ऑनर वो दुकानदार था, उसके लिए कम यूटिलिटी, अब ऑनरशिप चेंज हो गई, उसके आप ऑनर हो गए, उसको आपने खरीद लिया तो ऑनर आप हो गए, तो यूटिलिटी उसकी बढ़ गई। अगला है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, बट इट इज essential the same time that the consumer satisfaction is equally important. It is useless to think of profit without consumer satisfaction. यानी बिना कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लाभ कमाना तो एक केवल सपना देखने के ही बराबर है। Even the expansion of business also depend on its ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हो तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मस्ट है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो बार बार आपकी दुकान पर आएगा, और वही नहीं आएगा वो दूसरों को भी बताएगा और भी कस्टमर्स आएंगे, जिससे व्यवसाय आपका बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आपके समझ में आ गई होगी ये बातें। आइए अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन क्या है? पहला, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। पहला क्या है? बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। ये क्या है? स्पेशल बॉडी ऑफ टेक्निक। फॉर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ प्रोफेशन इज दैट स्पेशल नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू बी अ प्रोफेशनल। इफ individual don't have any special knowledge or skill, he cannot be called professional. It means special knowledge and skills are required. And second, formalized method of acquiring training and experience. What is the meaning of this? There should be always be a provision for training and experience in a profession. It means only that human activity can be called profession, the knowledge of which is imparted by some institutions. उसी को कहा जा सकता है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग, यानी प्रोफेशनल उसी को कहा जाता है जिसको किसी एसोसिएशन के द्वारा, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो किसी एसोसिएशन के मेंबर होते हैं और उनके द्वारा जो ट्रेनिंग उनको इम्पार्ट की जाती है यानी दी जाती है, तभी वो कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? थर्ड पॉइंट क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल्स एसोसिएशन। ये क्या है बच्चों? थर्ड पॉइंट। तो आप समझ गए कि ये क्या है। और देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक जो है प्रोफेशनल के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन आर बाउंड to follow a code of conduct. Code of conduct
includes rules connected with the professions, honesty, integrity, and morality, which form the code of conduct, like law, medical, and chartered chartered accountant, and for LLB, bar council. They are determined that they are formulated the code of conduct. यानी हर एक प्रोफेशनल के लिए उनके जो एसोसिएशंस होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करते हैं. अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी उनसे संबंधित रूल्स, रेगुलेशंस, नियम और शर्तें हैं, ऑनेस्टी है, रूल्स है, मॉरलिटी क्या होनी चाहिए, उस सब है, अगर उसका आप पालन नहीं करते हैं तो आपके लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा सकता है. प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन. इसका मतलब यह है कि जो प्रोफेशनल होते हैं उनका जो मोटिव होता है वो मोटिव होता है सर्विस. यद्यपि वो फीस लेते हैं, जैसे टीचर पढ़ाता है तो वो फीस लेता है, डॉक्टर पेशेंट देखते हैं फीस लेते हैं, वकील केस लेता है फीस लेते हैं, लेकिन इसको फीस कहा जाता है, इसको प्रॉफिट नहीं कहा जा सकता. इनका उद्देश्य जो होता है, अल्टीमेट उद्देश्य जो होता है, वो अल्टीमेट जो गोल है इनका, जो पर्पस है वो है सेवा करना. इज इट क्लियर? तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग. बॉडी ऑफ स्पेशल क्या क्या है? बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक. सेकेंड, फॉर्मुलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन. और अगला अब आ गया एम्प्लॉयमेंट. क्या है बेटे? एम्प्लॉयमेंट. अब देखते हैं हम एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो देखिए, फर्स्ट क्या है? सर्विस टू अदर्स. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस टू अदर्स. इसका मतलब क्या है? दूसरों की सेवा करना. जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप दूसरे की, यानी मालिक की सेवा कर रहे हैं, आप उनका काम कर रहे हैं. मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो वैसे तो ये प्रोफेशन है, लेकिन मैं धन कमाने के लिए जो भी किया जाए, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे होटल में काम कर रहे हैं, तो वो दूसरे की सेवा करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसको कहा जाएगा. अगला है पर्सनल सर्विस. एंड एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ. इन अदर वर्ड्स, ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस. मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो कर्मचारी होता है उसको स्वयं सर्विस देना होता है. अगर वो चाहे कि हम अपनी जगह पर दूसरे को दे दें तो ऐसा नहीं है. जिससे तय हुआ है, कमिटमेंट हुई है, वही सर्विस देगा. थर्ड है एग्रीमेंट. इसमें एग्रीमेंट का होना भी जरूरी है. एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल. इसमें यह भी तय किया जाता है कि परमानेंट एग्रीमेंट हुआ है, टेम्परेरी हुआ है, कैजुअल हुआ है. इज एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली द बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो रिटन. जो भी आपका एग्रीमेंट होता है उसमें यह भी होता है कि आप परमानेंट हैं, कैजुअल हैं, टेम्परेरी हैं, और आपकी सैलरी क्या होगी वो भी सब लिखा होता है. नेक्स्ट है सर्वेंट. एन एम्प्लॉय इज एन सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर. जैसा वो कहेगा वैसा काम करना पड़ेगा. इसलिए कहा जाता है कि जो एम्प्लॉय हैं वो एक तरीके से सर्वेंट है अपने मास्टर के, अपने मालिक के. नो नीड ऑफ कैपिटल. एक्चुअली आप जब एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो आपको किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल अपनी सेवा दे रहे हैं. तो नो नीड ऑफ कैपिटल. फॉर द बिजनेस पर्पज नो नीड ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ एम्प्लॉयमेंट. नो रिस्क. देयर इज नो रिस्क. Inherent risk is in the job is that the master and not the employer. जो जोखिम होता है वो मालिक को होता है. कहीं कर्मचारी चोरी न कर ले, कहीं वो एक और जैसा मैंने सोचा था वैसा काम न करे. यानी रिस्क जो होता है वो तो केवल बिजनेसमैन को होता है, एम्प्लॉयर को होता है. एम्प्लॉय को कोई रिस्क नहीं होता है. नेचर ऑफ एम्प्लॉयर. द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी. इट कैन बी अ गवर्नमेंट. एम्प्लॉयर कोई सरकार भी हो सकती है, कोई प्राइवेट संस्था भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है. तो एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है. तो आपने ये देखा कि सबके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे. फिर एक बार पढ़ देते हैं. सर्विस टू अदर्स, पर्सनल सर्विसेज, एग्रीमेंट, सर्वेंट, नो नीड ऑफ कैपिटल, नो रिस्क, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर.
अब इसमें बेटे एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तो और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस एमंग बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट देखिए, आप कॉलम बनाएंगे 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। फर्स्ट है गवर्नमेंट स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड, यानी व्यवसाय आप तब चालू कर सकते हैं जब कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई कानूनी फॉर्मेलिटी अगर जरूरत है तो आप उसको पूरा करने के बाद ही व्यवसाय चालू कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर व्यवसायों में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ व्यवसायों में जरूरत पड़ती है, तो आपको वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। प्रोफेशन स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द ऑफिसर कंसर्न। आप प्रोफेशन तब कर सकते हैं जब जो भी उससे संबंधित कंसर्न ऑफिसर है उससे आपको सर्टिफाइड हो जाए, यानी आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। आपको जब भी जॉब का मिल जाए लेटर, आप तभी अपना काम चालू कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस का क्या है नेचर ऑफ वर्क? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, उसे खरीदना और बेचना। और प्रोफेशन में क्या है? पर्सनल सर्विसेज एज अ स्पेशलिस्ट। आपके पास एक पर्सनल स्किल है, आपके पास पर्सनल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है, तो उसके आधार पर सेवा देना। वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन जो आपको काम दिया गया है उसको करना। इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू हिज नेचर एंड साइज। बिजनेस का आकार कितना है, उसका नेचर कैसा है। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वहां पर कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन आप ट्रेडिंग व्यवसाय करते हैं कि रेडीमेड माल खरीद लेके आते हैं और बेच देते हैं, तो वहां पर कैपिटल की आवश्यकता कम पड़ेगी। और वो साइज के ऊपर भी है कि आपका व्यवसाय छोटे साइज पे करते हैं, स्मॉल साइज में, या बड़े साइज पे करते हैं। अ लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशन। भाई टीचर को क्या है, जाना है, एक पेन ले लेना है, कुछ कागज ले लेने हैं, पढ़ाने हैं। वकील को भी ऐसे ही करना होता है, यानी बहुत ही कम कैपिटल की आवश्यकता होती है। और देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल फॉर एम्प्लॉयमेंट। और नौकरी करने के लिए कोई भी आपको कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है। रही बात रिस्क फैक्टर, इट इन्वॉल्व हाई रिस्क। व्यवसाय में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। माल बनेगा तो कब बनेगा, बिकेगा तो नहीं बिकेगा, कहीं खराब ना हो जाए, बहुत सारी फैशन आउट ऑफ फैशन ना हो जाए, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं इसमें। द डिग्री ऑफ रिस्क इज लो। लेकिन प्रोफेशन में जोखिम की मात्रा कम होती है, और इसमें तो ना ही के बराबर होती है, यानी एम्प्लॉयमेंट में जोखिम ना के बराबर होती है। क्वालिफिकेशन। देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन, यानी बिजनेस के लिए एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक अनपढ़ आदमी भी है तो वो भी व्यवसाय चालू कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन के लिए फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आपको इसमें फॉर्मल, यानी आपके पास डिग्री होनी, स्पेशल नॉलेज की डिग्री होनी ही चाहिए। और यहां पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्मल क्वालिफिकेशन नॉट नेसेसरी फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट। हर एक रोजगार के लिए आपको फॉर्मल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे लोग क्या करते हैं, प्यून है, अब प्यून के लिए कोई पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई डिग्री हो ही। लेकिन आप क्लर्क हैं, आप बाबू हैं, कहीं आप अच्छे पोस्ट पर हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए। यानी हर एक के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ भी सकती है। ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रोफेशन का, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, यानी सेवा करके लाभ कमाना या फीस कमाना। इसको लाभ नहीं कह सकते हैं, फीस कहेंगे। टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी एंड वेजेस। एम्प्लॉयमेंट में आपको किसके माध्यम से इनकम होती है, सैलरी या वेजेस के नाम से। अगला है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अ बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री है और मैं चाहूं कि मैं अपने भाई को सौंप दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो कर सकते हैं। लेकिन अ प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं चाहूं कि मैं अपने भाई को डॉक्टर की डिग्री दे दूं, कह दूं कि आज से तुम डॉक्टर, तो ये संभव नहीं है। ए प्रोफेशनल अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एन एम्प्लॉय इज ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। चूंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है, तो जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। कैसे पता लगा जाए कि हमारा व्यवसाय किस स्थिति में है, यानी एफिशिएंट है, अच्छी पोजीशन में है या नहीं। इसका एक जो बैरोमीटर है या पैरामीटर कह लीजिए, वो प्रॉफिट अर्न। अगर व्यवसाय को लाभ हो रहे हैं, डे बाय डे लाभ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब व्यवसाय अच्छा है, यानी प्रॉफिट उसका एक पैरामीटर है। और यहां पर है क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। प्रोफेशन में कैसे, अगर अच्छी सेवा दी जा रही है तो माना जाएगा कि एक अच्छा प्रोफेशनल है।
और डेडिकेशन टू जॉब, एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई बंदा डेडिकेटेड होकर के जॉब कर रहा है, समर्पित भाव से जॉब कर रहा है, तो ये कहा जाएगा कि एक अच्छा एम्प्लॉय है। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, यानी कोई नियम और कानून से संबंधित नहीं है जिसका आपको पालन करना हो या उसके पालन करने ना करने पर आपको बंद कर दिया जाए, आपके व्यवसाय को शट डाउन कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन, इन प्रोफेशन में है, जैसे वकीलों के लिए बार काउंसिल है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल है, सीए के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, ये सारी चीजें हैं, इनका कोड जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसमें जो नियम कानून शर्तें लिखी गई हैं उसका पालन करना पड़ता है, अगर नहीं है तो आपके लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा सकता है। देयर इज कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। तो मेरा उम्मीद है कि इस चैप्टर में जो कुछ भी था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं जानता हूं कि इस समय हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर ढंग से बुक्स अवेलेबल ना हो, इसलिए सारी चीजें मैंने दे दी हैं। इस वीडियो से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।